गड्डी लेके ओ हो हो हो, ओ हो 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 हो, आ हा हा हा, आ हा 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 हा। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हेलो हेलो हेलो। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमुना पागल हो गया। उसकी जुल्फों की राहों में मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे? बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर। उसको देखा, ये यार मारूंगा, देखना तीर तीर मारूंगा तुम्हारे तीर। मेरे लिए ये खिलौने उठा उठा के ला रहा हूं मैं। जाने मुझको रांझे की हीर लगी, ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ हो माय गॉड, ओ माय, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। निर्वी बोलेगी, निर्वी मेरे को बोलती है, पापा कैसे हो आप, मेरे खिलौने उठा उठा के ले जाते हो। बेटे आज अगर किसी ने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए सीधा तीर बजेगा, उसको ध्यान रखना। निर्वी के सारे खिलौने उठा लाऊंगा एक दिन मैं, देखना। निर्वी भी कहेगी भाई साहब मेरे त्रिशूल, मेरे बाण, मेरे तीर कमान कहाँ गए सारे? धनुष बाण आज मेरे पास आ गया निर्वी का। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब मस्त मौज बाहर, जिंदगी बढ़िया चल रही है एकदम। हंसते रहा करो यार, देखो जिंदगी का ना, सही बताऊं मैं, लाइफ है यार। क्यों उदास रहना, चेहरे पे ना स्माइल तुम्हारे होनी चाहिए। थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा। ओ माय गॉड। चलो चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है मेरे यारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। और आज हमें सैलरी के क्वेश्चन करने हैं। आज भी हमें सैलरी करना है ना, आज भी हमें सैलरी करना है। और आज भी हमें सैलरी के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा कल आपको मैंने सैलरी का होमवर्क दिया था, याद है आपको? कल आपको मैंने सैलरी का होमवर्क दिया था, हुआ या नहीं हुआ?
कल आपको एक क्वेश्चन मैंने सैलरी का होमवर्क दिया था, हुआ या नहीं हुआ? पहले मेरे को सारे बच्चे ये बता दो फटाफट से जी, सारे बच्चे फटाफट से बताओ। अच्छा कल क्वेश्चन नंबर वो कौन सा था जी? आई थिंक जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मैं तो क्वेश्चन नंबर भी भूल गया। जो आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था जी? क्वेश्चन नंबर 55 होमवर्क दिया था, हो गया नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 55 हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे हुआ है या नहीं हुआ है, बस ये बता दो जी। सर अनकम्यूट पेंशन वाला, मतलब सिंपल सी बात है, नहीं हुआ। हाँ अनकम्यूट पेंशन वाला डाउट आ गया, फिर एक बच्चे का आरएफए वाला डाउट आ गया, ठीक है ना, फिर काम ही खत्म हो गया। फिर ये बोलो ना कि गाबा सर करा दो यार। गाबा सर यार मेरी बात सुनो, देखो जो आप होमवर्क देते हो ना, वो होमवर्क आप, होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क, होमवर्क मतलब गाबा सर का होमवर्क, होमवर्क मतलब हमारा होमवर्क नहीं है। आप हमें ना करवा दिया करो। हाँ चलो तो डन 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 डन, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपसे पूछा तो आ जाओ एक बार फटाफट से आ जाओ जी, सारे के सारे बच्चे आओ जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से एक बार आ जाओ। इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं जी, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं। तो एक बार देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन के आंसर में ही गलती हो ना भाई, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के आंसर में गलती हो। तो एक बार देख लेते हैं, फटाफट से आ रहे हो सारे के सारे बच्चे। तो एक बार क्वेश्चन चेक करने जाने, क्वेश्चन क्या है जी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 55 ये बात कह रहा है, कह रहा है मिस्टर नंदा, मिस्टर नंदा, सारे बच्चे सीधे होके बैठो, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। मिस्टर नंदा एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड एट मुंबई एंड कवर्ड बाय द पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट। मतलब पहली बात तो ये एम्प्लॉई जो है, ये एम्प्लॉई किस कंपनी का एम्प्लॉई है? XYZ कंपनी एंड लिमिटेड। तो मतलब ये पहली बात है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, वो एम्प्लॉई जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। फिर वो कह रहे हैं रिटायर एट द एज ऑफ 64 ईयर ऑन 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को उसने रिटायरमेंट ली है आफ्टर कंप्लीटिंग 36 ईयर एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो याद करो मैंने कहा था कि अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, उसको ग्रेचुटी मिल रही है, तो लास्ट वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ काउंट करेंगे, मतलब यहां पे 33 ईयर काउंट नहीं करेंगे। अगर हमें ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करनी होगी तो यहां पे 34 ईयर काउंट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अगर हमें ग्रेचुटी वाली कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें 34 ईयर कंप्यूट करने पड़ेंगे, 33 ईयर कंप्यूट नहीं करने। आगे देखो, फिर वगैरह एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट हिज एम्प्लॉयर पेड 20,51,640 एज ग्रेचुटी। लो जी इतनी तो ग्रेचुटी मिली है। फिर 6 लाख रुपए एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ, 6 लाख रुपए का बैलेंस मिला आरपीएफ का, ठीक है। फिर वगैरह ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू मंथली पेंशन 8,000, उसको मंथली पेंशन जो मिल रही है वो 8,000 मिल रही है, ठीक है। ही गेट 75% पेंशन कम्यूटेड फॉर 4,50,000 ऑन 1 फरवरी 2025। उसने 1 फरवरी 2025 को 4.5 लाख रुपए उसको मिले हैं, और 4.5 लाख कैसे मिले? 75% पेंशन कम्यूट कराकर उसको 4.5 लाख मिले हैं। फिर वो कह रहे हैं डिटरमाइन द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स ऑफ मिस्टर नंदा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब रेंट पेड बाय नंदा जो है वो 10,000 पर मंथ है। अब यहाँ पे नंदा जो है वो रेंट पे कर रहा है, वो 10,000 पर मंथ है। बेसिक सैलरी 9 महीने की। अच्छा 9 महीने की सैलरी क्यों दी हुई है? क्योंकि उसने रिटायरमेंट जो ली है वो दिसंबर में ली है। अब अगर रिटायरमेंट दिसंबर में ली है तो इस साल में 9 महीनों की सैलरी उसको मिली है, तो 9 महीने की सैलरी दी हुई है। बोनस दे रखा है 36,000 रुपए का। एचआरए यहां पे दे रखा है 9 महीने का, उसको एचआरए मिला 135। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ जो है वो 1,10,000 रुपए का। फिर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर नंदा जो है वो 2,000 रुपए के हैं। वगैरह सैलरी और पेंशन ड्यू हो रहे हैं लास्ट डे ऑफ सेम मंथ को। तो ये लाइन नॉर्मली उसने दे रखी है कि लास्ट डे ऑफ सेम मंथ को हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें कैलकुलेशन जो है तुम सब जानते हो, ड्यू और रिसीव विच एवरेज अर्लियर जो है वो उस बेस पे हमें टैक्सेबल करनी है। अब हमें यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। पहले हम सैलरी की ना कंप्यूटेशन करना स्टार्ट करते हैं।
अब अगर सैलरी की कंप्यूटेशन में करना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले बताओ बेसिक सैलरी कितनी आ रही है जी। अब अगर बेसिक सैलरी की बात करता हूं तो बेसिक सैलरी हमें यहाँ पे दे रखी है 80,000 पर मंथ दे रखी है। 80,000 और 9 महीने की सैलरी हमें निकालनी है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 9 तो 7,20,000 रुपए की पहली बात तो यहाँ पे सैलरी निकल के आ रही है। ठीक है ना, 7,20,000 रुपए की यहाँ पे सैलरी निकल के आ रही है। उसके बाद फिर उसने बोनस बोला है। अच्छा, बोनस उसने जो दे रखा है 36,000 दे रखा है, क्या 36,000 पर मंथ का है या उसने टोटल दे रखा है? टोटल दे रखा है, तो 36,000 रुपए का बोनस यहां पे निकल के आ गया 36,000 का। ठीक है जी। फिर उसने यहां पे हमें एचआरए दे रखा है। अच्छा, अगर अब यहां पे हमें एचआरए दे रखा है तो एचआरए हमें कंप्यूट करना होगा। अच्छा, आप मेरे को बताओगे एचआरए क्यों कंप्यूट करना होगा? हमें एचआरए दिया हुआ है, फिर हमें यहां पे रेंट पेड दे रखा है। अब एचआरए है, रेंट पेड है, तो हमें चेक करना पड़ेगा एचआरए कितना एग्जम्प्ट और कितना टैक्सेबल है। तो एक बार पहले एचआरए निकाल लेते हैं जी। एक बार पहले हम यहाँ पे एचआरए निकाल लेते हैं। एचआरए कैसे निकालते हैं? याद करो, एचआरए वाले केस के अंदर मैंने कहा था जितना आपको एचआरए मिला पहले तो वो लिख लो। अच्छा, मुझे एचआरए मिला कितना है जी? मुझे एचआरए मिला है 1,35,000 रुपए का मुझे एचआरए मिला है। फिर सेकंड लिमिट क्या आती है? सेकंड लिमिट आती है रेंट पेड। अब यहाँ पे रेंट पेड कितने हैं जी? अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे रेंट पेड हमारा कितना निकल के आ रहा है? 10,000 है। 10,000 मल्टीप्लाई 9 90,000 रुपए का रेंट पेड आ रहा है, माइनस में 10% ऑफ सैलरी। अब अगर सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी यहां पे बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए हमें दिया नहीं हुआ, कमीशन हमें दिया नहीं हुआ, तो इसी सैलरी का 10% जो है वो यहां पे आ जाएगा, तो 72,000 रुपए वो यहां पे आ गया। फिर तीसरे पॉइंट में क्या निकल के आएगा? उसने बोला मुंबई में है, तो अगर मान लो मुंबई में है, मेट्रो सिटी है, तो सैलरी का 50%, सैलरी का 50%, सैलरी 7,20,000 है, तो उसका 50% जो आएगा 7,20,000 रुपए का, यहाँ पे 3,60,000 रुपए यहाँ पे निकल के आएगा जी। अब एक बार चेक करना कितना आ रहा है जी, तो 90,000 में से 72,000 रुपए चले गए, तो बैलेंस आ रहा है 18,000 रुपए। अब लीस्ट क्या बनेगा? लीस्ट बनेगा 18,000। एचआरए मिला 135, तो 135 में से 18,000 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस 1,17,000 रुपए का एचआरए मेरा यहाँ पे टैक्सेबल आ गया जी। ठीक है जी। भूमिका वहां से वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉइस बिल्कुल आएगी। तो 1,17,000 रुपए का मेरा एचआरए जो है वो यहाँ पे निकल के आ गया, डन। फिर अगला उसने पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, उसने हमें पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे उसने बोला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ में तुम सब जानते हो सैलरी का 12% तक एग्जम्प्ट है और 12% से ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल है। अब उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया कितना है? 1,10,000। अब ऐसा करते हैं, सैलरी का 12% निकालते हैं। सैलरी हमारी यहाँ पे वही 72, आई थिंक 7,20,000 रुपए हमारी सैलरी दी है, तो 7,20,000 रुपए अगर हमारी सैलरी दी है तो 7,20,000 रुपए का 12% अगर मैं निकालूंगा तो वो आ रहा है 7,20,000 रुपए का 12%, वो आ रहा है 86,400। तो 1,10,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 12% आ रहा है 86,400, तो बैलेंस जो बचेगा वो हमारा कितना आएगा? 23,600 रुपए जो है वो एचआरए हमारा, सॉरी आरपीएफ हमारा टैक्सेबल आ रहा है। ठीक है ना, 23,600 रुपए जो है ये हमारा मेरे ख्याल से टैक्सेबल निकल के आ रहा है, तो ये हमारा टैक्सेबल हो गया। अब अगर किसी को डाउट हो ना, साथ साथ पूछ लेना सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये तुम्हारी लास्ट रिवीजन चल रही है भाई, ये तुम्हारी लास्ट रिवीजन चल रही है, इसके बाद कोई अंतिम रिवीजन नहीं होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट रिवीजन चल रही है, अंतिम रिवीजन चल रही है। तो 23,600 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया जी। अब अगर 23,600 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया, कैसे निकल के आ गया? आपने कंट्रीब्यूशन इतना किया, सैलरी का 12% इतना आ रहा है, इतना एग्जम्प्ट है, उसके बाद वाला जो है वो टैक्सेबल है, काम खत्म। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर आओ, 23,600 रुपए निकल के आ गया। अब देन फिर हमें अगला पॉइंट क्या दे रखा है जी? अब अगला पॉइंट हमें यहाँ पे उसके बाद दे रखा है ग्रेचुटी। आ जाओ, एक तो हमें ग्रेचुटी निकालनी है, ग्रेचुटी के बाद फिर हमें निकालनी है यहाँ पे पेंशन। ग्रेचुटी के बाद क्या निकालनी है? पेंशन निकालनी है। अच्छा, अब पहले एक बार ऐसा करते हैं, ग्रेचुटी निकालते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, ग्रेचुटी निकालते हैं। ग्रेचुटी सर आरपीएफ वाला पॉइंट दोबारा बता दो मेरे बच्चे। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया? 1,10,000। और आरपीएफ वाले केस में क्या पड़ा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक कंट्रीब्यूशन करेगा तो 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल है। तो 12% कितना आ रहा है? 7,20,000 रुपए का 12% जो आ रहा है वो आ रहा है 86,400। मतलब इतना कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। तो अगर इतना कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है तो बैलेंस क्या आ गया? टैक्सेबल आ गया। तो बैलेंस जो बच गया वो 23,600 बच गया, ये हमारा टैक्सेबल आ गया।
750 की तो लिमिट यहाँ पे, 7.5 लाख की लिमिट यहाँ पे क्यों आएगी नालायक? 7.5 लाख की लिमिट कब आती है? अगर 12% कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख से भी ज्यादा हो। आरएफए कहां पे आ गया यहाँ पे यार? आरएफए कहां पे क्वेश्चन में? मेरे को तुम्हारे आरएफए 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 है कहां पे? मेरे को ये बताओ भाई। आरएफए मेरे को नहीं दिख रहा, या मैं कोई और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं? आरएफए कहां है इसके अंदर? आरएफए कहां है? यही क्वेश्चन दिया था ना मैंने होमवर्क। आरएफए कहां है क्वेश्चन में? नालायक कहीं के, कहां है? फिर मेरे से मार खाएंगे नालायक। अबे यार हद होगी, बस कॉन्सेप्ट बता दो। तो भाई हाथ जोड़ के वास्ता है, उसके लिए भाई रिवीजन क्लास देख लो, ठीक है ना। 7 घंटे की सैलरी की रिवीजन क्लास है, उसमें आरएफए मैंने समझाया भी है, उसके 6 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं मैंने। नालायक, मेरे को लगा पता नहीं आरएफए यहाँ पे कहां से आ गया। इधर सुनो ध्यान से जी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब एक बार ग्रेचुटी की बात करो, तो ग्रेचुटी यहाँ पे मुझे मिली कितनी है जी? तो ग्रेचुटी मुझे क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ पर मिली है, वो ग्रेचुटी मिली है मुझे 20,15,000, 20,51,000, 20,51,640 मुझे ग्रेचुटी मिली है। उसके बाद उसकी लिमिट कितनी है? उसकी लिमिट आ रही है 20 लाख रुपए। और तीसरा, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो 15/26, यहाँ पे 15/26 आएगा। और कितने साल उसने काम किया जी? 33 साल 7 महीने, तो 34 साल आएगा। और यहाँ पे अब आएगा सैलरी। अब एक बात चेक करना, सैलरी हमारी कितनी है जी? सैलरी हमारी 80,000 है। तो अगर सैलरी हमारी 80,000 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 80,000 कर दोगे। अब एक बार चेक करो कितना आ रहा है। 15/26 मल्टीप्लाई 80,000 मल्टीप्लाई 34, तो ये कितना आ रहा है? 15,69,231 इतना आ रहा है जी। वो कह रहे 15,69,231। अब इसमें से लीस्ट क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। अब इसमें से लीस्ट बनेगा ये वाला, तो इसमें से 20,51,640 हटा देंगे, तो बैलेंस जो निकल कर आएगा वो आएगा 482,410 जी। एक बार चेक करना इतना ही आ रहा है जी। एक बार चेक करना, आंसर इतना आ रहा है 409। तो टैक्सेबल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 482,409। ग्रेचुटी वाले केस में ये टैक्सेबल आ रहा है जी। ग्रेचुटी वाले केस में ये टैक्सेबल आ रहा है। यहां तक डन है जी। अब अगला पॉइंट फिर हमारा बैलेंस बचा है पेंशन। अब यहाँ पे हमारा बैलेंस कौन सा पॉइंट बचा जी? अब हमारा यहाँ पर पेंशन बचा है। अब एक बार पेंशन वाले पॉइंट के ऊपर आओ कि पेंशन वाले पॉइंट में क्या है। अब सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से, आंसर मेरे को ध्यान से देना जी, ठीक है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे आंसर दो यहाँ पे जी। अब अगर मैं पेंशन की बात करूंगा तो उसने रिटायरमेंट कब ली है? उसने रिटायरमेंट जो ली है वो दिसंबर में रिटायरमेंट ली है। सारे बच्चे सुनना, उसने दिसंबर में रिटायरमेंट ली है। अब दिसंबर में रिटायरमेंट ली है, उसको पेंशन जो पर मंथ मिल रही है, पेंशन मिल रही है 8,000। अब पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, यहां पे ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है। उसने रिटायरमेंट लो जी है वो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट ली है, ठीक है। तो यहां से मान लो 1 जनवरी, ये आपका, फिर यहाँ पे 1 फरवरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 1 मार्च यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 31 मार्च आ रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 8,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है उसको, उसने रिटायरमेंट ली दिसंबर में, मतलब जनवरी के महीने में उसको 8,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। फिर 1 फरवरी को उसने क्या किया? अपनी 75% पेंशन कम्यूट करवा ली। 1 फरवरी को उसने अपनी 75% पेंशन कम्यूट करा ली। तो अगर 75 कम्यूट करा ली मतलब 25% जो है वो अनकम्यूट पेंशन है। भाई 25 जो है वो अनकम्यूट है, तो जनवरी के महीने में कितनी मिलेगी उसको? जनवरी के महीने में मिलेगी 8,000। फिर 75 करवा ली कम्यूट, 25 बची अनकम्यूट। तो अगर 25 अनकम्यूट बची तो फरवरी के महीने में 8,000 रुपए का 25% मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा मेरे को 2,000, और मार्च के महीने में मिलेगा 2,000। तो अगर मैं चेक करता हूं मेरे को अनकम्यूट पेंशन कितनी मिल रही है जी? अगर मैं अनकम्यूट पेंशन की बात करता हूं, 8, 2 10 और 2 12, 12,000 पे मेरी अनकम्यूट पेंशन आ रही है। कल मेरे को बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 12,000 पे मेरी अनकम्यूट पेंशन आ रही है। कैसे आ रही है? जनवरी के महीने पूरी 8,000 मिली है, फिर 1 फरवरी को मैंने 75 कम्यूट करा ली। अगर मैंने 75 कम्यूट करा ली, अनकम्यूट बची 25,
तो 8,000 रुपए का 25 मिलेगा, मतलब 2,000 मिलेंगे। तो 2,000 मल्टीप्लाई 2, 4,000 रुपए और 8,000 रुपए, 12,000 रुपए की पेंशन मेरी अनकम्यूट आ रही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 12,000 रुपए की पेंशन मेरी अनकम्यूट निकल के आ रही है। तो यहां पर अगर मैं पेंशन की बात करूंगा तो यहां पे अनकम्यूट पेंशन जो है वो 12,000 रुपए है। डन, लॉक कर दो उसको जी। चलो अब एक बात मेरे को बताना, उसने 1 फरवरी को ना अपनी 75% पेंशन कम्यूट कराकर 4.5 लाख रुपए लिए। 1 फरवरी को उसने अपनी 75% पेंशन कम्यूट कराकर 4.5 लाख लिए। अब हमें यहां पे देखना क्या है, हमें यहां पे देखना है अगर 4.5 लाख उसको 75% कम्यूट करवाकर मिले, अगर 100 कम्यूट करवाता तो कितने मिलते। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। 4.5 लाख डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100 तो कितने मिलते, 6 लाख मिलते जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 6 लाख मिलते। इस क्वेश्चन में क्या ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है। अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो वो अमीर है, अमीर है तो एग्जम्पशन मिलेगी 1/3। अब 1/3 एग्जम्पशन मिलेगी तो 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3 तो 2 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। बोलो हाँ। अब 2 लाख की एग्जम्पशन मिल रही है, अब 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। पेंशन मिली कितनी है, 4.5 लाख। तो 4.5 में से 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, तो बैलेंस आपके 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ गए। मतलब बैलेंस आपके यहाँ पे 2.5 लाख रुपए वाली कैटेगरी में आ गए। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है, तो बैलेंस आपके यहाँ पे 2.5 लाख वाली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पर पेंशन जो मेरी कम्यूट पेंशन जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो मेरी 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे निकल के आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो मुझे बता दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो। फिर उसने बोला प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर नंदा। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर नंदा। मिस्टर नंदा कौन है? एम्प्लॉय। कितना पे किया? 2,000 रुपए पे किया। अब अगर 2,000 रुपए उसने एम्प्लॉय ने पे किया तो 2,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखो यहां पे 2 तरीके हैं, आपने दोनों में से किसी भी तरीके से किया है, दोनों तरीके सही हैं। एक तरीका तो ये है, सर हम ये एज्यूम करके आए हैं कि इतना ही पैसा हमें एम्प्लॉयर से मिला, तो इतना पैसा एम्प्लॉयर से मिला तो 2,000 जोड़ोगे, 2,000 माइनस करोगे, नेट इफेक्ट नील आ जाएगा। और अगर आप ये मान रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉयर से नहीं मिला तो जोड़ोगे कुछ भी नहीं, फिर 2,000 रुपए माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर किसी ने एजम्पशन लिखी है कि सेम अमाउंट मुझे एम्प्लॉयर से मिला, एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, बिना एग्जम्पशन के जोड़ दोगे तो काटा बच जाएगा। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, आपको एज्यूम करना पड़ेगा आपने एज्यूम क्या किया। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं एम्प्लॉयर से नहीं मिला, एम्प्लॉय ने जमा कराया, तो सिर्फ 2,000 पे माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल देखना कितना आ रहा है जी। देखो मैं टोटल देखता हूँ कितना आ रहा है। तो 7,20,000 प्लस में 36,000, 1,17,000, 23,600, 482,409, 12,000, 2.5 लाख। तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 16,41,009 रुपए। अब इसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। तो 52,000 जो इसमें से माइनस होगा तो बैलेंस आएगा 15,89,009। ये आपका आंसर निकल के आएगा। यानी अब बताओ क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? अब बताओ रे सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? फटाफट से बताओ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें क्वेश्चन में? फटाफट से बता दो सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस मेरे को ये बता दो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। यही प्रैक्टिस चल रही है मेरे बच्चे, इसके बाद और कौन सी प्रैक्टिस आएगी? अब और कौन सी नई प्रैक्टिस आएगी? सर कम्यूट वाले में अगर कवर नहीं होता एक्ट में तो 1/2 करते जी, फिर 1/2 करते। ये सोल एडिट जो है भाई, ये सही, यही प्रैक्टिस तुम्हारी चल रही है। इसके बाद और कौन सी प्रैक्टिस आएगी? HRA का 3rd पॉइंट,
एचआर के थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है, मुंबई है, मेट्रो सिटी है, तो अगर मुंबई मेट्रो सिटी है तो सैलरी का 50% आएगा जी। जीएसटी का क्वेश्चन अभी नहीं ले सकता जी। अगर 2000 सीधा डिडक्ट किया तब भी हमें एज्जम्पशन नहीं लिखनी है ना, नहीं आप लिख के आओगे तो अच्छा, नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर भी दे सकता है जी। एक बार मैं ग्रेचुटी वाला पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, देखो जी इतनी तुम्हें ग्रेचुटी मिली, इतनी मिली, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है 20 लाख रुपए, फिर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, तो अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रोन सैलरी मल्टीप्लाई जितने साल भी कंप्लीट किया, तो 15/26 मल्टीप्लाई 80,000 पर मंथ की सैलरी है और 34 ईयर मैंने कंप्लीट किया तो ये अमाउंट आ गया। अब इनमें से लेस बन रहा है ये वाला, ग्रेचुटी मिली ये वाली, तो इसमें से इतना एग्जाम्प्ट है तो बैलेंस आपका टैक्सेबल हो गया जी। सर कम्यूट पेंशन वाला बता दो जी। अंकुश मेरे बच्चे दोनों के लिए सिलेबस दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो यहाँ पे नालायक। सर ये सीए वाले बच्चे देख सकते हैं, सर ये सीएस वाले बच्चे देख सकते हैं, भाई मेरे डिस्क्रिप्टिव दोनों में है, बड़े बड़े क्वेश्चन दोनों में आने, ठीक है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको साइड में रख के ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे ढंग से। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बात मेरे को बताओ, कम्यूट पेंशन वाले केस में क्या है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आपको 4.5 लाख रुपए मिले 75% कम्यूट करा के, आपको 4.5 लाख मिले 75% कम्यूट करा के, तो अगर 4.5 लाख मिले 75 करवा के अगर मैं 100 कम्यूट करवाता तो क्या मिलते? यार एक बात मेरे को बताओ ना, ये बात तुम्हें सैलरी के प्रोविजन याद नहीं आ रहे क्या? ये सैलरी के प्रोविजन तुम्हें याद नहीं आ रहे क्या? हम यही तो करते थे। कम्यूट पेंशन वाले केस में क्या होता था कि आपको कितनी कम्यूट कराई, कितने परसेंट है, उसको 100 पे ले जाओ, उसको 100 पे ले गए। अब अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3, नहीं मिल रही तो 1/2। अब यहां पे उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो उसका 1/3, तो 6 लाख का 1/3 निकालोगे 2 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मिले 4.5 लाख है तो हटा दो जी बस। कैश को लॉक कर दीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था और एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिलती है। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ जी। अब हमें आज के भी क्वेश्चन करने हैं ना, तो ये तो एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लग रहा है भाई। अब एक बार आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी खतरनाक क्वेश्चन है, पता नहीं अब तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हो पाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा, थोड़ा सा मन में डाउट्स है बट करवा, चलो देखते हैं। आ जाओ फटाफट से, आओ जी क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ जी। लो जी क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आया भाई, खतरनाक क्वेश्चन आया है। एक बच्चा कह रहा है सैलरी में अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट यूज हो जाती है क्या? मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ना 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 ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछना। अरे मेरे नालायक बच्चे, सैलरी खुद एक नॉर्मल इनकम है और एग्जम्पशन लिमिट पहले नॉर्मल इनकम में ही यूज होती है। जो अनएग्जॉस्टेड लिमिट होती है वो स्पेशल इनकम में यूज होती है। सैलरी खुद एक नॉर्मल इनकम है तो सबसे पहले एग्जम्पशन लिमिट तो नॉर्मल इनकम में ही यूज होती है, यहां से कुछ बचता है तो आगे जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अनएग्जॉस्टेड की बात कहां से आ गई? नालायक। फिर मेरे को लिखते हो सर फोड़ देंगे 90+ मार्क्स। एग्जामिनर भी कहता होगा आजा आजा बेटे आजा आजा, तेरी वेट ही कर रहा हूं, तेरी वेट कर रहा हूं, आजा तेरा तोड़ता हूं मैं अहंकार थोड़ा सा। आ जाओ एक बार आप क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ, एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आओ जी। तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स रिटायर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम द सर्विस वाई लिमिटेड है 31 जनवरी 25। अब अगर 31 जनवरी 25 तो यहां पे कितने महीने काम किया? 10 महीने काम किया, इस साल में 10 महीने काम किया। आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर एंड 1 मंथ ऑफ सर्विस, 30 ईयर 1 मंथ है तो हम 30 ईयर लेके चलेंगे। ही हैज ज्वाइन द कंपनी ऑन 1 जनवरी 1995, मतलब 1995 में उसने कंपनी ज्वाइन की थी जी।
एट द एज ऑफ 30 ईयर एंड रिसीव द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट पर उसको क्या क्या मिल रहा है जी, उसकी रिटायरमेंट पर उसको क्या क्या मिल रहा है, देखो जी क्या मिल रहा है। ग्रेचुटी मिल रही है 6 लाख रुपए और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है जी। अब अगर ग्रेचुटी मिल रही है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो देखो क्या होता है जी, देखते हैं क्या होता है आगे देखो। फिर उसको लीव इन कैशमेंट मिल रहा है 3,30,000 रुपए का, 330 दिन की लीव बैलेंस है, मतलब 330 दिन की छुट्टियां बची हैं, 330 दिन की छुट्टियां बची हैं। ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं ना सर, इन एक क्वेश्चन में पूरा पूरा का पूरा सैलरी का चैप्टर कवर हो जाता है। जो हम एक क्लास में 2-3 क्वेश्चन करते हैं ना, इनको 2-3 मत समझना, इनको समझना कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय अगर तुम एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? मास्टर क्वेश्चन। अब चेक करो, एक ही क्वेश्चन में ग्रेचुटी आ गया, इसी क्वेश्चन में लीव इनकैशमेंट आ गया, तो दोनों रिटायरमेंट बेनिफिट उसने एक क्वेश्चन के अंदर बोल दिए। उसने बोला 330 दिन की छुट्टियां बची हैं, तो अगर 330 दिन की छुट्टियां बची हैं तो कितने महीने की ईमानदारी दिखाई, तो 330 डिवाइड बाय 30 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 11 महीने की ईमानदारी दिखाई है, 11 महीने की ईमानदारी दिखाई है। आगे देखो इन द अकाउंट, फिर वगैरह ही वॉज क्रेडिटेड 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीट ईयर, मतलब 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है एज पर द स्कीम ऑफ कंपनी ही वॉज ऑफर्ड ए कार विच वॉज परचेज ऑन 30 जनवरी 22, उसको एक कार ऑफर की गई जो परचेज की गई थी 30 जनवरी 22 को बाय कंपनी 5 लाख रुपए की। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख रुपए फ्रॉम हिम, कंपनी ने एम्प्लॉई से 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए, ठीक है। कंपनी डेप्रीशिएट द व्हीकल एट द रेट 15% एसएलएम मेथड। अब कंपनी कुछ भी करती रहे, कंपनी बेकार की बातें कर रही है, कंपनी कह रही है हम एसएलएम मेथड लगाते हैं और हम यहां पे एसएलएम लगाएंगे और 15%, नालायक। याद करो गाड़ी वाले केस में एज पर इनकम टैक्स हम सैलरी के चैप्टर में गाड़ी वाले केस में 20% रेट लगाते हैं और डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाते हैं। हमारा रेट क्या होता है? 20% होता है और डब्ल्यूडीवी मेथड होता है। तो इसने क्या किया, हमें उससे मतलब क्या है, ये कुछ भी बोलता रहे, हमें तो हमने जो सैलरी के चैप्टर में सीखा हम तो कैलकुलेशन उसके बेस पे करेंगे, सिंपल सी बात है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो उसके बेस पे करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आगे देखो, फिर वो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपए एज कम्यूटेशन पेंशन। अब 3 लाख रुपए पेंशन कम्यूट की फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूट, मतलब उसने अपनी 66.67% पेंशन कम्यूट करवाकर उसको 3 लाख मिले। भाई साहब एक ही क्वेश्चन में ग्रेचुटी, एक ही क्वेश्चन के अंदर पेंशन और एक ही क्वेश्चन में लीव इन कैशमेंट और एक ही क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। आगे देखो, फिर कंपनी उसको गिफ्ट वाउचर दे रही है 6,000 रुपए का, ठीक है। फिर हिज कोलीग्स ऑल्सो गिफ्ट हिम टेलीविजन वर्थ 50,000 रुपए की है फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर अदर पर्टिकुलर दे रखे हैं, उसने बोला उसकी सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो 20,000 है, अब 50% जो है वो डीए है पर मंथ फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी, तो 20,000 पर मंथ सैलरी रही उसकी। फिर उसको पेंशन मिल रही है, भाई साहब पेंशन मिल रही है 5,000 पर मंथ फॉर द पीरियड 1 फरवरी से 31 मार्च, 1 फरवरी से 31 मार्च को उसको 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है आफ्टर कम्यूटेशन, मतलब कम्यूट करवाने के बाद। अब वो कह रहा है ग्रोस टोटल इनकम बता दो इस पर्सन की अगर उसने 115 बीएससी नहीं लिया, मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। भाई साहब एक ही क्वेश्चन में उसने झंडे गाड़ दिए जी, खतरनाक क्वेश्चन है। तो थोड़ा करने की ट्राई करोगे, थोड़ा सा करने की ट्राई करो जी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ जी, जितना भी तुमसे बन पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा सारा करो, 3 लाइनें 4 लाइनें कुछ भी फिगर अगर तुम सही कर पा रहे हो करने की कोशिश करो जी। मैं एक बार ऊपर वाला पॉइंट दिखा दूं, ऊपर वाले पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट है, एक सिर्फ 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है, 30 साल उसने काम किया, 30 साल काम किया, 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है और इस साल में 10 महीने काम किया। बस ऊपर वाले पॉइंट में 3 चीजें हैं, इस साल में 10 महीने काम किया, टोटल 30 साल काम किया है और 6 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली है। बस ये 3 पॉइंट है ऊपर वाले पॉइंट के अंदर। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है जी, करने की कोशिश करो।
ये लो, मैं स्क्रीन पूरी कर देता हूँ जी। एक बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया भाई साहब, बड़ी जल्दी है बच्चे को। ओ माय गॉड, बच्चे को बड़ी जल्दी है, बच्चे को बड़ी जल्दी है, बड़ी ही जल्दी है। हाँ जी, चलाओ, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ जी। ई एफ क्यू का मतलब होता है एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है जी। ई एफ क्यू का मतलब होता है एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। हाँ, 30 साल, 30 साल जी। यस ईशा, क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ। कार वाले केस में कंप्लीट ईयर निकालना है जी। दिव्या गलत आंसर है, गलत है, दिव्या गलत है। चलो आ जाओ, मैं निकलवाता हूं जी। अब जितना भी हो गया, साथ साथ मेरे देखो जी, साथ साथ मेरे देखो। अच्छा, कल से हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी, ध्यान रखना। कल से हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। अब जब कल टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें सारे के सारे चैप्टर आ जाएंगे, और 3 लेक्चर हम कम से कम लगाएंगे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन पे जी, ठीक है। और अगर 3 लेक्चर आप टोटल इनकम वाले क्वेश्चन पे लगा लोगे, तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपको दोबारा से बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट। गलत है सौरभ, आंसर गलत है आपका। राहुल गलत है। चलो इधर देखो, ध्यान से इधर देखो। पहले तुम्हें ये बताओ सैलरी कितनी है। सैलरी 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 पर मंथ सैलरी है, तो 10 महीने काम किया तो 20,000 मल्टीप्लाई 10, तो 2 लाख रुपए की तो सैलरी आ गई। फिर डीए कितना है, उसका 50% है, तो 1 लाख रुपए का डीए आ गया, ठीक है जी। 1 लाख रुपए का डीए आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेचुटी अभी हम निकालते हैं, लीव सैलरी निकालते हैं जी। फिर यहाँ पे कार वाला केस भी निकालते हैं, फिर यहाँ पे पेंशन वाला केस भी है। अब गिफ्ट वाउचर 6,000 रुपए है। याद करो, मैंने कहा था 2 एजम्पशन है, या तो पूरा का पूरा 6,000 रुपए टैक्सेबल कर दो, या अगर इसको आप नॉन मनी मानोगे तो 5,000 एग्जाम्प्ट है, 5,000 के बाद वाला 1,000 रुपए टैक्सेबल है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो जी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इसको अब यहां से बाहर निकाल दो जी, इसको अब यहां से बाहर निकाल दो, मतलब जिस तरह से भी आप ट्रीटमेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6,000 करना है 6,000 दिखा दो, और अगर 1,000 दिखाना है तो 1,000 दिखा दो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे अच्छा, उसके बाद उसको 50,000 का उसके कलीग्स ने गिफ्ट दिया, 50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन। तो भैया 50,000 है, तो ये तो 50,000 तक तो एग्जम्प्ट है। अदर सोर्स में 50,000 पे एग्जम्प्ट है, तो ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट करने जा रहे हैं ग्रेचुटी वाला। अब एक बार सारे के सारे बच्चे ग्रेचुटी वाले पॉइंट पे आओ। तुम्हें ग्रेचुटी कितनी मिली है जी, 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है। तो पहला 6 लाख, दूसरा यहाँ पे 20 लाख, और तीसरा यहाँ पे 15/26 मल्टीप्लाई
लास्ट ड्रोन सैलरी कितनी है, लास्ट ड्रोन सैलरी है 20,000 पे और प्लस में डीए उटोए वाला। अब ये डीए जो है वो उटोए वाला, तो कितना हो गया 10,000, तो 20 प्लस में 10 30,000 पे हो गया जी। और कितने साल काम किया, 30 साल काम किया जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 15/26 मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 30 निकल के आएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया 519,231 519,231 आ गया। अब ये 6 लाख में से माइनस कर दिया तो बैलेंस जो टैक्सेबल आ गया 80769 आ गया जी। मतलब ग्रेचुटी वाले केस में जो टैक्सेबल आ गया 80769 जो है वो ग्रेचुटी वाले केस में टैक्सेबल निकल के आ गया जी। ये हमारा ग्रेचुटी वाले केस में टैक्सेबल है, ठीक है ना। हाँ डीए तो ऐड कर दिया ना मैंने। 31 क्यों लेंगे यार, 30 साल 1 महीने है तो 6 महीने से अगर ऊपर होता, अगर 6 महीने से ऊपर है तब 1 साल मानेंगे, 6 महीने से कम है तो 1 साल नहीं मानेंगे, पूरा 30 लेके चलेंगे। 30 साल 1 महीने है, 6 महीने से ऊपर कहां है तो नॉर्मल 30 लेके चलेंगे जी। अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो लीव इनकैशमेंट। अब लीव इनकैशमेंट वाले केस में चेक करो, लीव इनकैशमेंट मिली कितनी है, 3,30,000 मिली है जी। अब अगर लीव इनकैशमेंट यहाँ पे 3,30,000 मिली है तो एक्चुअल में लीव सैलरी मिली है 3,30,000 पे, यहाँ पे मिली है 3,30,000, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे लीव सैलरी वाले केस में लिमिट कितनी है 25 लाख रुपए की। फिर तीसरा हम यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से। मैं दोबारा कह रहा हूं, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी से, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, सारे बच्चे सोच के बताना। यहां पे ना अगर मैं डीए की बात करता हूं, इन्होंने यहाँ पे डीए दिया हुआ है यहाँ पे 50%। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना कहीं नहीं लिखा कि डीए जो है वो उटोए वाला है या नहीं है। अब इसने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि डीए उटोए वाला है या नहीं है। अब दो केस हैं, या तो मैं डीए उटोए वाला एज्यूम करूंगा और या मैं डीए उटोए वाला एज्यूम नहीं करूंगा। जिस भी तरीके से करोगे दोनों तरीके सही है। बात मेरी कान खोल के सुन लो जी। हेलो भाई साहब, ओए सुनो बात मेरी कान खोल के। यहां पे तुम पेपर में गलती करके आओगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, डीए उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी उटोए वाला नहीं लिखा। सर गाबा सर, ओए गाबे 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 गाबे, ओए गाबे सुन सुन, ओए सुन यार, ओए सुन तो सही। फिर वो ग्रेचुटी वाले केस में क्यों लिए, नहीं तेरी है सही, तेरी है कहां है, ओए सुन ग्रेचुटी वाले केस में क्यों लिया, फिर ग्रेचुटी वाले केस में क्यों लिया, ग्रेचुटी वाले केस में आपने सैलरी यहां पे 30,000 रुपए की सैलरी क्यों ली है, आप मेरे बात का आंसर दो। याद करो, जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है वहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। तो वहां चाहे उटोए वाला ना हो तो भी चल जाता है, ठीक है ना। वहां पे एक बात पढ़ना, सैलरी का मतलब क्या था, वहां पे था बेसिक प्लस में डीए टोटल वाला। तो वहां पे तो डीए लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लीव सैलरी में या कहीं पर भी और डीए लेंगे तो उटोए वाला लेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं, अब क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं। अब अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर तुम एज्यूम करके आओगे तो 30,000 रुपए लेंगे, अगर आप एज्यूम करके नहीं आओगे तो 20,000 रुपए लेंगे। दोनों तरीके से सही है। बट अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, उन्होंने इस आंसर में ये एज्यूम किया हुआ है कि हम डीए एज्यूम नहीं कर रहे उटोए वाला है तो हम सैलरी 20,000 रुपए लेंगे। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, उन्होंने एज्यूम वर्ड लिखा हुआ है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डीए उटोए वाला है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बट जो उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है हम उस बेस पे भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं डीए उटोए वाला नहीं है, तो अगर डीए उटोए वाला नहीं है तो सैलरी 20,000 रुपए लेंगे। यहां पे सैलरी आएगी 20,000 रुपए। फिर ईमानदारी कितने महीने की है जी, अब ईमानदारी जो है वो 11 महीने की ईमानदारी है, क्योंकि 330 दिन बने हैं तो 11 महीने की ईमानदारी है। यहां पर भी 20,000 आएगा जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, इसमें से लीस्ट बनेगा 2 लाख रुपए और ये हो गया 2,20,000, तो लीस्ट 2 लाख बनेगा। अब मिला कितना 330, तो 1,30,000 रुपए मेरा टैक्सेबल आएगा जी। 1,30,000 रुपए, 330 में से 2 लाख हटाओगे तो 1,30,000 रुपए मेरी यहां पे लीव सैलरी जो है वो टैक्सेबल आ रही है जी। सारे बच्चे बता रहे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 1,30,000 रुपए की मेरी लीव सैलरी जो है यहाँ पे टैक्सेबल निकल के आ रही है, ठीक है। चलो अच्छा, फिर यहाँ पे उसने आपको पेंशन बोली है जी। अब अगर पेंशन की बात करूंगा, पेंशन जो है मेरी अनकम्यूट कितनी है 5,000 पर मंथ है, जनवरी से मार्च,
तो 10,000 रुपए की तो मेरी अनकम्यूट पेंशन है, 10,000 रुपए की तो ये होगी, 10,000 रुपए की मेरी ये होगी। अच्छा, अब कम्यूट पेंशन कितनी है? कम्यूट पेंशन जो है वो मेरी पेंशन जो है कम्यूट वाली, उसने बोला 3 लाख रुपए की है। अब 3 लाख रुपए की 2/3 है, तो अगर 3 लाख रुपए की 2/3 है तो 3 लाख मल्टीप्लाई 3/2, तो 100% जो आ गई। अगर 3 लाख रुपए, अगर 3 लाख रुपए 66.66% है तो 100 कितना आएगा? 4.5 लाख, 4.5 लाख आ गई। अब साथ में ग्रेचुटी मिल रही है, अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है तो 4.5 लाख का 1/3, तो 4.5 लाख का डी हो गया 1.5 लाख। कितना हो गया? 1.5 लाख। अब तुम्हें पेंशन कितनी मिली है? 3 लाख। एग्जम्प्ट कितने? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल हो गया। पेंशन वाले केस में 1.5 लाख रुपए जो है वो यहां पे क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। सर लिव इन कैशमेंट वाले केस में 10 मंथ की लिमिट होती है ना, तो वही तो मैंने किया है, 10 मंथ मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, तो 10 मल्टीप्लाई 20,000, क्योंकि लास्ट 10 महीने की सैलरी तो सेम ही है, तो 10 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख ही तो आ गया जी। तो ये मेरा पेंशन वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया जी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अब मेरे को सारे बच्चे बताओ अब क्या बचा है? ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये कार वाला पॉइंट हमारा बैलेंस बचा जी बस। ठीक है ना, कार वाला पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है। लीव सैलरी हो गया, ग्रेचुटी हो गया, बस एक कार वाला पॉइंट हमारा बैलेंस बचा जी। अब एक बात मेरे को बताना, 30 जनवरी 22 को गाड़ी खरीदी है, अगर 30 जनवरी 22 को, सर ग्रेचुटी में 30 साल 10 मंथ आ रहा है, इधर देख ले मेरे बच्चे, मैं तो 1 पढ़ पा रहा हूं, अब तूने अगर 10 पढ़े हो तो बात एक अलग है। मतलब हो सकता है शायद मेरे से गलती हो गई हो, मतलब मेरे को ये 1 लग रहा है। एक बार मैं थोड़ा इरेज करके देख लेता हूँ, यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, एंड 1 ONE 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब 1 मंथ। ठीक है, अब एक बार कार वाले केस में आओ जी। हाँ जी, फटाफट से आओ जी, अब कार वाले केस में आओ। अब कार वाले केस में देखना आपने परचेस कब की है? 30 जनवरी 22 को परचेस की है। अब अगर 30 जनवरी 22 को परचेस की है तो गाड़ी वाले केस में निकाल तो कितने साल बन रहे हैं यहाँ पे जी? तो 30 जनवरी 22 से आप यहाँ पे आ जाओगे 29 जनवरी 23, फिर 30 जनवरी 23 से 29 जनवरी 24। उसने रिटायर कब लिया जी? अगर मैं चेक करूंगा, उसने रिटायर लिया 31 जनवरी 25 को, तो 30 जनवरी 24 से 29 जनवरी 25, बस इससे अगला साल कंप्लीट नहीं होगा। 3 साल मेरे कंप्लीट बन रहे हैं। अब 3 साल मेरे कंप्लीट बन रहे हैं, तो अगर 3 साल मेरे कंप्लीट बन रहे हैं, रेट 20% है, तो देख लो जी 5 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो अगर 5 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो 5 लाख माइनस में 20%, फिर माइनस में 20%, फिर माइनस में 20%, तो 2,56,000 रुपए की वैल्यू बची। अब 2,56,000 वाली गाड़ी 2 लाख रुपए रिकवर कर दिए तो 56,000 रुपए का फायदा हुआ, तो गाड़ी वाले केस में 56,000 की इनकम टैक्सेबल हो रही है। अगर मैं चेक करूंगा गाड़ी वाले केस में 56,000 की इनकम जो है वो यहां पे टैक्सेबल हो रही है। अब एक बार चेक कर लो, अगर कुछ नहीं बचा तो मेरे ख्याल से हो गया सारा कुछ। 2 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 6,000, 80769, 1,30,000, 10,000, 150 और 56,000, यार है 732,769। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूंगा यार है 732,769, 50,000 रुपए की डिडक्शन माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा 682,739, 682,769, ये टैक्सेबल निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया अरुण, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जिनका सारा सही है वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं जी। सर अदर सोर्स में गिफ्ट टैक्सेबल करेंगे, क्यों करेंगे भाई? 50,000 तक तो एग्जम्प्ट होता है और 50,000 का गिफ्ट है, तो 50,000 तक तो एग्जम्पशन ही है जी। गिफ्ट फ्रॉम कलीग्स एग्जम्प्ट है ना, क्योंकि 50,000 रुपए का है। अदर सोर्स में लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए की है, और 50,000 का ही गिफ्ट है, तो वो सारा का सारा एग्जम्प्ट है जी। हाँ, तो जीटीआई बस यही है, जीटीआई जो है वो यही बनेगी जी, क्योंकि अदर सोर्स में तो कुछ आएगा नहीं जी। सर बट 1 लाख का लीव इनकैशमेंट का डिफरेंस है, 1 लाख का, एक बार चेक करो कहां तुमसे गलती हुई जी। अरुण ओए गंद मत मार बीच में, नालायक।
सर पेंशन वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो भाई, मेरे को ना तुम्हारे पेंशन में हाथ टाइट लग रहा है। तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में पेंशन में बोला था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी पेंशन में तुम बोल रहे हो, मेरे को तुम्हारा हाथ टाइट लग रहा है। पर 1 अप्रैल से 31 जनवरी का एक्स्ट्रा भी तो लेंगे ना, वो सिर्फ फर्नीचर का। कि अबे यार नालायक हो क्या, यहाँ पे क्यों लेंगे? उसने बेची है गाड़ी, उसने यूज करने के लिए कहाँ दी है गाड़ी? फर्नीचर वाले केस में उसने यूज करने के लिए दी थी, और कल वाला क्वेश्चन जो डाइनिंग टेबल का था वहां भी उसने यूज करने के लिए दी थी जी। चलो अब मैं एक बार लास्ट टाइम पेंशन वाला पॉइंट समझा रहा हूं, कान खोल के सुन लेना, उसके बाद नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बार बार कह रहा हूं सैलरी की रिवीजन में डाल चुका हूं। तो अगर आपको किसी प्रोविजन में दिक्कत है, आप प्लीज सैलरी की रिवीजन देखें, क्योंकि ये सेशन का सिर्फ मोटिव क्वेश्चन कराना है। सर बिना प्रोविजन के क्वेश्चन कराओगे, पागल हो क्या? प्रोविजन करा चुका हूं पहले, एक बार नहीं कई बार करा चुका हूं। हर बार प्रोविजन नहीं करा सकता ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनने हैं, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? ऑलरेडी प्रोविजन कितनी बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार सबके कहने पर मैं पेंशन वाला पॉइंट दोबारा से बता रहा हूं। आप मेरे को बस ये बता दो, देखो सर पेंशन वाले केस में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। पेंशन वाले केस में आप सब जानते हो पेंशन जो होती है वो 2 तरह की होती है जी। अब पेंशन 2 तरह की होती है इतना तो पता ही है। अच्छा, पेंशन होती है कम्यूट और पेंशन होती है अनकम्यूट। अब जो अनकम्यूट होती है वो तो मंथली बेस वाली होती है, तो मंथली बेस वाली फुली टैक्सेबल होती है। उसने क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला कि जो पेंशन मिल रही है वो 5000 पर मंथ मिल रही है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक मिल रही है, तो 5000 मल्टीप्लाई 2 10,000। ये 10,000 पेंशन तो टैक्सेबल है, ये 10,000 पेंशन तो टैक्सेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 10,000 पेंशन तो टैक्सेबल है। उसके बाद फिर उसने बोला कि आपको कम्यूट पेंशन मिली है, कितनी पेंशन मिली है? 3 लाख, और ये 3 लाख मिली है 2/3 पेंशन कम्यूट करा के। तो 2/3 का मतलब होता है 66.66666%। मतलब ये, अगर मेरे को 3 लाख रुपए मिले 66.66% पेंशन कम्यूट करा के, अगर मैं 100 कम्यूट करवाता तो कितने मिलते? यही तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि कितनी पेंशन मिली, कितना कम्यूट करा के, अगर 100% कम्यूट करवाता तो कितने मिलते? तो भाई सिंपल सी बात है, 3 लाख डिवाइड बाय, ठीक है, 3 लाख डिवाइड बाय 66.6666 करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आप खुद निकाल लो, 4.5 लाख रुपए आएगा जी। यहाँ पे 4.5 लाख रुपए आएगा जी। तो 4.5 लाख रुपए आएगा, क्योंकि 2/3 है। अब 2/3 का मतलब 1/3 और बचा है, तो 1/3 और बचा है, तो यहाँ पे 4.5 लाख रुपए आ गया। अब जितना ये निकल कर आया, अब अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है तो इसका 1/3, अगर साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो इसका 1/2 एग्जम्प्ट है। अब इस क्वेश्चन में ग्रेचुटी है तो इसका 1/3 निकाल लो, तो 1.5 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। किसमें से? 4.5 में से नहीं, जितनी मिली कितनी है? 3 लाख। तो 3 में से 1.5 एग्जम्प्ट हो गए, बाकी टैक्सेबल हो गया। और वही तो हमने किया है, 3 में से 1.5 एग्जम्प्ट हो गए, 1.5 लाख रुपए की पेंशन टैक्सेबल आ गई। ये हमने किया जी बस। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, कितनी पेंशन मिली, कितने परसेंट कम्यूट करवा के उसको 100% पे ले जाओ, अकॉर्डिंगली निकाल लो जी। ठीक है जी, अब यहां पे आ जाओ जी। अब एक अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है जी। यहां पे आ जाओ, ये क्वेश्चन है, तो ये आपने क्वेश्चन करके दिखाना है जी फटाफट से, अभी करके दिखाओ, ये क्वेश्चन अभी करना है। अच्छा पहले होमवर्क सुन लो जी, पहले सारे के सारे बच्चे होमवर्क सुन लो, सारे के सारे बच्चे होमवर्क सुन लो जी। गिफ्ट पूरा का पूरा, गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल है ना, 50,000 तक है तो गिफ्ट सारा एग्जम्प्ट है जी। 50,000 तक है तो गिफ्ट सारा एग्जम्प्ट है। चलो सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन होमवर्क कौन कौन से हैं? एक तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये 22, क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेना जी। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है, पेज नंबर 8.23 है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपका होमवर्क है, 28 आपका होमवर्क है, 29 आपका होमवर्क है जी, और 30 आपका होमवर्क है। ये आपके होमवर्क है जी, ठीक है, ये आपके होमवर्क है जो आपने घर से करके आने। अगर कोई इनमें से डाउट हो तो मुझे बता देना कल वाली क्लास में, नहीं तो फिर हम पीजीपी स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे? पीजीपी स्टार्ट करेंगे। चलो अब फटाफट से आओ जी, ये क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आओ जी। ये लो क्वेश्चन पढ़ो, और हमें
हमें क्या निकालना है, हमें टैक्सेबल परक्यूजिट निकालने हैं। कितने परक्यूजिट की वैल्यू टैक्सेबल है, ये क्वेश्चन आपके सामने है पूरी स्क्रीन के ऊपर। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस जी। मैंने आपको अभी बोला वाउचर वाले केस में एज्यूम करना है। वाउचर वाले केस में अगर एज्यूम करोगे मनी में कन्वर्टेबल है तो पूरा 6,000 टैक्सेबल है, और अगर नॉन मनी में एज्यूम करोगे तो 1,000 पे टैक्सेबल है। कुछ भी एज्यूम करोगे दोनों केस सही है। हाँ सॉरी, टोटल इनकम, हाँ टोटल इनकम, टोटल इनकम गलती हो गई, टोटल इनकम। टोटल इनकम भाई, टोटल इनकम गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से देख लो जी। टैक्सेबल परक्यूजिट निकालने हैं जी, टैक्सेबल परक्यूजिट निकालने हैं। नहीं, ग्रेचुटी के लिए बोनस ऐड नहीं करते जी, ग्रेचुटी वाले केस में बोनस ऐड नहीं करते। हमारी कोचिंग का नाम है लक्ष्मीनगर में वीजी स्टडी हब, वीजी स्टडी हब। मेट्रो गेट नंबर 5। चलो आ जाओ जी, अब मैं कराता हूँ जी, 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं कराता हूँ जी। सबसे पहले पहले वाले केस की बात करते हैं जी। पहले पहले वाले केस में देखो, हम वो कह रहे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट है। डोमेस्टिक सर्वेंट वाज प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ बाला। सैलरी ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट इज 1,500 रुपए पर मंथ एंड सर्वेंट वॉज एंगेज बाय हिम एंड द सैलरी इज रिम्बर्स बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या, सारी की सारी सैलरी कौन रिम्बर्स कर रही है, कंपनी रिम्बर्स कर रही है। मतलब यहां पे, अब यहां पे हमने उसको डोमेस्टिक सर्वेंट दिया, काम कर रहा है एम्प्लॉय के घर में। अब अगर उसके घर में काम कर रहा है और सैलरी पे हम कर रहे हैं तो क्या एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल टैक्सेबल होगा। 18,000 पे जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, और वो सभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, चाहे चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। सर रुक जाओ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। नहीं सही बात है यार, क्योंकि पेपर तुम्हारा है ना। नहीं देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ये मुझे बहुत एटीट्यूड अच्छा लगता है कि सर 2 मिनट रुक जाओ, हम कर रहे हैं उसके बाद आप करवा देना। नहीं बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 2 मिनट रुक जाता हूँ, क्योंकि जो बच्चे सिंसियर तरीके से कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी तो फिर अब जो कर ही नहीं रहे तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते जी। लास्ट पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है जी, देख लेते हैं। हाउसिंग लोन वाला नहीं हुआ, ठीक है, डन। चलो जी, आ जाओ इधर देखो पहले ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से।
अब पहले तो यहाँ पे 18,000 पे हो गया। अच्छा फिर वो कह रहा है इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूसिट। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, इट मींस अगर कंपनी ने एम्प्लॉय के पास डोमेस्टिक सर्वेंट लगवा दिया तो टैक्सेबल होगा, बट ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो 18,000 पे यहां पे भी टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फ्री एजुकेशन है। अच्छा फ्री एजुकेशन है, अब यहाँ पे 900 रुपए है। अब यहाँ पे चेक करना 900 रुपए पर मंथ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो 900 पर मंथ है, और अशोक एट 1200 पर मंथ। अब उसके लिए 900 है, उसके लिए 1200 है। तुम सब जानते हो चिल्ड्रन एजुकेशन वाले केस में 1000 रुपए की एग्जम्पशन है, तो 1000 रुपए तो एग्जम्प्ट है, और जहां 1200 रुपए वहां टैक्सेबल है। बट मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए हेलो, इधर देखो ध्यान से, याद करो। मैंने कहा तो दो अल्टरनेटिव है, या तो पूरे के पूरे 1200 रुपए टैक्सेबल कर दो, या 1200 में से 1000 माइनस करके 200 रुपए टैक्सेबल कर दो। दोनों ऑल्टरनेटिव जो है वो पॉसिबल है, या तो पूरे 1200 रुपए टैक्सेबल कर दो, या 1200 माइनस 1000 200 रुपए टैक्सेबल कर दो। दोनों ऑल्टरनेटिव जो है वो पॉसिबल है। अब दोनों से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1200 माइनस अगर 1000 करोगे तो 200 रुपए पर मंथ जो है, मल्टीप्लाई 12 आप 2400 भी टैक्सेबल कर सकते हो। 1200 मल्टीप्लाई 12 आप 14,400 भी टैक्सेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें भी आंसर दिखा दूंगा, आंसर में दोनों तरीके हैं। अगला देखो फिर यहाँ पे जी, अब अगले वाले पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर प्रोवाइड मूवेबल एसेट। कितने की है? 1,10,000 रुपए की है, तो 1,10,000 रुपए की है। तो अब बताओ 1,10,000 रुपए की अगर यहाँ पे है एक्चुअल कॉस्ट, तो 1,10,000 रुपए का 10% निकाल लो। तो 1,10,000 रुपए का 10% निकालोगे तो 11,000 रुपए जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। 11,000 रुपए जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। अबे रितु 100 रुपए की एग्जम्पशन वो अलाउंस वाले केस में थी। एक मिनट रुको, मेरे को अपना मुंह ना सामने लेके आना पड़ेगा। हाँ 100 रुपए 100 रुपए की एग्जम्पशन जो है वो अलाउंस वाले केस में थी। ये परक्यूजिट है, इसमें 1,000 रुपए की एग्जम्पशन है, ठीक है ना। वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, ये परक्यूजिट है, इसमें 1,000 रुपए की लिमिट है। अगले पॉइंट पर आओ, अगेन वही गिफ्ट वाउचर। अब अगर गिफ्ट वाउचर 10,000 का है, अगर मनी में कन्वर्टेबल मानोगे तो पूरा 10,000 रुपए टैक्सेबल है, और अगर मनी में कन्वर्टेबल नहीं मानोगे तो फिर 5,000 जो है वो टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अगले पॉइंट पर आओ, टेलीफोन। भाई टेलीफोन तो एग्जम्प्ट है, टेलीफोन वाले केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, टेलीफोन एग्जम्प्ट है। टेलीफोन क्या है? एग्जम्प्ट है। टेलीफोन वाले केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगले पॉइंट पर आओ, अब यहां पे आओ, कह रहा है हाउसिंग लोन 6% पर एनम। अब इसको ध्यान सुन लेना चाहिए। हाउसिंग लोन 6% पर एनम है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 24 6 लाख रुपए। श्री बाला पे 12,000 पर मंथ टूवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने की 5 तारीख को 12,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है। मैं पूरी क्लास से एक बात जानना चाहता हूं, सारे बच्चे कान खोल कर सुन लेना। उसने ये नहीं कहा किस महीने से, वो कह रहा है हर महीने की 5 तारीख को 12,000 रुपए पे कर रहा है। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए थे, उसने 5 अप्रैल को 12,000 रुपए दे दिए होंगे, तो अप्रैल के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा? 588 होगा। और इंटरेस्ट कब लगाते हैं? मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, यहां पे एसबीआई का रेट जो हमें दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। अब एसबीआई का रेट जो है वो 10% बच्चा कह रहा है गाबे गाबे बन जा, मुर्गा बन, गाबे गाबे मुर्गा बन मुर्गा बन। हम ढूंढते रहे एसबीआई का रेट कहाँ है, एसबीआई का रेट कहाँ है, एसबीआई का रेट कहाँ है, और नीचे तो छुपा के बैठा है। सॉरी शक्तिमान, सॉरी। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए था। अब 1 अप्रैल को 6 लाख था और 5 अप्रैल को आपने 12,000 पे कर दिया, तो अप्रैल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 588 था जी। अब 588 था, अब 10% है, 6% चार्ज किया। अब 10 में से 6 चार्ज किया, 4% आपका टैक्सेबल होगा जी। अब कर लो बस। अब यहाँ पे अप्रैल 588, फिर अगला महीना होएगा 5 मई हो गया, फिर यहाँ पे 564 हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या करोगे?
4% और 1/12, ऐसे यहाँ पे 4%, 1/12, बस इस तरह से करना है आपने जी। तो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, एक बार इसका आंसर, अच्छा पिन नीचे दिया हुआ ये रहा, तो ये 18,000 पे, एक तो ये वो वाला टैक्सेबल है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन वाले केस में देखो उन्होंने पूरा 14,400 का रखा है और नीचे लिखा भी है ऑल्टरनेटिव व्यू, आप 2400 भी टैक्सेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 1,10,000 पे है, उसका 10, यहाँ पे 1,10,000 पे, तो 11,000 पे जो है वो आपका टैक्सेबल हो गया जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे गिफ्ट वही 10,000 परक्यूजिट बन जाएगा। अगर आप मनी में कन्वर्टेबल मानोगे पूरा का पूरा 10,000 पे टैक्सेबल है। ऑल्टरनेटिव ये भी है, आप 5,000 पे टैक्सेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेलीफोन जो है वो एग्जम्प्ट होता है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देखो जी, देखो वही 588, 576, 564, ऐसे करते करते हर महीने का निकालोगे और 20,880 रुपए निकल के आएगा जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहाँ पे टोटल परक्यूसिट की वैल्यू कितनी आ रही है? टोटल आ रही है 18,000 प्लस में 14,400 प्लस में 11,000 प्लस में 10,000 प्लस में 20,880, ये आ रही है 74280 आ रही है, 74280 आ रही है। और अगर दूसरा तरीका करेंगे 18,000, 2400, 11,000, 5,000, 20,880, तो 57,280 रुपए की वैल्यू टैक्सेबल आ रही है। ओ माय गॉड, क्या मजा आता है क्वेश्चन में यार, सही में यार, मतलब मुझे नहीं पता आपको क्या फील होता है, बट वाकई भाई, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर तुम इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, मजा आएगा तुम यार, पेपर में तुम्हें मजा आएगा कसम से। तुम भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम अपने कुछ ना कुछ नंबर बढ़ा रहे हो, कम तो नहीं कर रहे अपने, तुम कुछ तो हाथ चला के आओगे ही वहां पे। जिन बच्चों के हाथ अभी ऐसे हो गए ना, हाय हमसे ना हो पाएगा काबा सर, अब उनके भी हाथ चलेंगे भाई, कुछ तो कैलकुलेशन करके आओगे, मुझे इतना तो भरोसा है। जो तुम्हारे अभी नंबर 0 थे, उस क्वेश्चन में एक नंबर तो आएगा आएगा, ये मेरी गारंटी है। मानसी, जितनी बार रिवीजन करोगे ना उतनी बार याद आएगा। मैंने तुम्हें चार्ट बुक क्यों दी है, मतलब 34 पेज में मैंने पूरा डीटी खत्म करने की कोशिश किया, तुम मुझसे चाहते क्या हो? 34 पेज के अंदर अगर डेली तुम एक पेज भी पढ़ लोगे ना, डेली एक पेज भी, तो भी एक महीने में पूरा डीटी रिवाइज हो रहा है तुम्हारा। बात समझ रहे हो? 30 पेज के अंदर, 30 से भी कम पेज के अंदर पूरा जीएसटी है। एक पेज कह रहा हूं, एक पेज में अगर डेली पढ़ लोगे, सिर्फ एक पेज, तो भी पूरा रिवाइज कर लोगे नालायक। अब उसके उसके अलावा तुम कहो सर हमसे नहीं हो रहा यार, फिर मैं क्या ही करूंगा बताओ यार। अब इससे कम पेज में मैं तुम्हें क्या ही दे सकता हूं? इतने कम पेज में पूरा का पूरा मैंने डीटी और आईडीटी आपको दे दिया जी। डन, लॉक करें जी। चलो अब इसको लॉक कर रहे हैं। अब आप सैलरी वाला क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे जी, सैलरी वाले आप होमवर्क करके आओगे। कल से फाइनली 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 मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो कल हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, कल हम मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर। अच्छा, कल हमारी जीएसटी की रिवीजन चल रही है, आप सब जानते हो, तो जीएसटी की रिवीजन क्लास कल होगी या नहीं होगी एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा। बाकी कल सुदर्शन बैच वाली जीएसटी वाली क्लास जो है वो सुबह 6 बजे है, 6 से 8 है। 8 बजे मैं तुरंत तुरंत प्राइवेट कर दूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। रिवीजन चल रही है जीएसटी की, वो पब्लिक रहेगी, आप जब मर्जी देख लेना। सुदर्शन बैच की 6 से 8 होगी, 6 से 8 का मतलब 6 से 8, 8 बजे के बाद वो क्लास आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं सुबह 6 बजे उठ के क्लास लेने के लिए आ रहा हूं, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि सुबह 6 बजे उठ के तुम्हें भी यहां पे आना है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ तो कोई बात नहीं, उज्जवल चलेगा, वो भी चलेगा। आपको एजम्पशन लिख के आनी है, आपको एजम्पशन लिख के आनी है। अगर आप एजम्पशन लिख के आ रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो जी।